नमस्कार दोस्तों। आज शाम को सरकार ने चाइनीज इन्फ्लुएंस को और कम करने के लिए 43 चाइनीज ऐप्स को बैन किया है। आप यहां पर न्यूज में देख सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट बैन्स अली एक्सप्रेस 42 अदर चाइनीज ऐप्स। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहां पर किस तरह से ऐप को बैन किया गया है, पहले का सिनेरियो क्या था, और यहां पर कुछ एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे कि ये जो ऐप बैन है इससे हमें क्या चैलेंजेस मिलती है और प्लस साथ में यहां पर बेनिफिट क्या क्या हुआ है अभी तक देश को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों हुआ क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 43 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो 43 ऐप्स हैं इसको अब भारत के अंदर जो यूजर्स थे इसके उसको अब यूज नहीं कर पाएंगे। और ये बेसिकली किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के जो सेक्शन 69A है इसके तहत इसको बैन किया गया है। आप यहां पर देख सकते हो, ट्वीट भी है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा, क्योंकि ये जो बैन है दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। और आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है इशूड एन ऑर्डर टुडे अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट ब्लॉकिंग एक्सेस टू 43 मोबाइल एप्स इन इंडिया। अब यहां पर क्यों बैन किया गया है, तो यहां पर सरकार के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि ये जो एप्स थे ये फाइंड आउट किया गया कि ये ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से जो भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी है उसको खतरा हो सकता है, जो डिफेंस ऑफ इंडिया है। इन सबको देखते हुए यहां पर ये जो ऐप का बैन लगाया गया है हमने इसको किया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यह भी बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उनके द्वारा भी हमें कई सारे इनपुट्स रिसीव हुए और इसको देखते हुए हमने ऐप बैन किया है। लेकिन अभी तक जितने भी ऐप को बैन किया गया है दोस्तों यहां पर यह देखने को मिला है कि ये जो ऐप्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपका जो यूजर का डेटा है उसको यहां से गलत तरीके से निकालते हैं और भारत के बाहर ले जाते हैं, जो कि भारत के कानून के हिसाब से गलत है। तो जब भी इस तरह की चीजें पाई जाती हैं तो यहां पर सरकार एक्शन लेती है। और इसी को देखते हुए यहां पर अगेन कई सारे लोगों के द्वारा ये जो कंसर्न है वो रेज किया गया था और यहां पर फाइनली 43 और ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इनफैक्ट आप अक्सर सुनते होंगे सेक्शन 69A के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा ये बेसिकली आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर और यहां पर कई सारे सेक्शन और सेक्शन 69 में आप क्लियरली देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। और यहां पर आप देख सकते हो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, और इसी के मद्देनजर ये ऐप्स भी बैन किए गए हैं। अब यहां पर कौन कौन से ऐप्स को बैन किया गया है, तो इसमें जो सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है दोस्तों वो लगा है अली एक्सप्रेस को। जी हां, अली एक्सप्रेस आपको पता होगा कि ये जो जैक मा की कंपनी है उसकी ही ये आपका एक और सब्सिडरी है अली एक्सप्रेस। काफी ज्यादा पॉपुलर था भारत के अंदर भी। ये बेसिकली जो शॉपिंग वगैरह होता है वेबसाइट उसके थ्रू यहां पर परचेजिंग कर सकते थे। और क्योंकि अली के लिए ये जो अली बाबा ग्रुप है इसके लिए दूसरा झटका है, क्योंकि पिछले महीने आपको याद होगा जस्ट 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने ये वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि चाइना ने जो जैक मा की कंपनी है उसका विश्व का सबसे बड़ा IPO था उसको भी यहां पर कैंसिल कर दिया था खुद चाइना के अंदर। तो आप कह सकते हो कि जो अली पे है एक तरह से जो पूरा ग्रुप है यहां पर अली जैक मा का, वो उसको काफी लगातार झटके मिलते जा रहे हैं। इसके अलावा आप बाकी भी ऐप्स देख सकते हैं यहां पर कि टोटल जो 43 ऐप्स हैं तो यहां पर एक एक करके आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा और पहले जाते हैं। आपको याद होगा सबसे पहले जो ऐप बैन का सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ था 28 जून 2020 और यहां पर 59 चाइनीज ऐप्स को सबसे पहले बैन किया गया। आगे चलकर 2 सितंबर को 118 और ऐप्स को बैन किया गया था और फाइनली यहां पर और भी कई सारे ऐप्स को बैन कर दिया गया है। और ये सारा जो मूव है दोस्तों आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा भारत और चाइना का जो सीमा विवाद चल रहा है। सबसे पहले जो गलवान में इंसिडेंट हुआ, हमारे कई सारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए, इन सबको देखते हुए ये कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल रहा है कि अभी भी जो मामला है वो सुलझता हुआ दिख नहीं रहा है। कुछ समय पहले यहां पर एक खबर आई थी कि 3 स्टेप फॉर्मूला लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता नहीं है इस ऐप बैन के थ्रू यहां पर किसी प्रकार का जल्दी से कोई मामला सुलझने वाला है। अब हम दोस्तों आते हैं यहां पर क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है इस पूरे बैन का। अभी तक जितने भी ऐप्स को बैन किया गया है क्या इससे कोई फायदा हुआ है, तो देखिए यहां पर कई सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला यह है कि
जो तर्क दिया जाता है सेफगार्ड दी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये बात एकदम जाहिर सी बात है। आपको पता है चाइना कई प्रकार से सर्वेलेंस करने की कोशिश करता है अलग अलग देशों के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो ऐप्स हैं जो गलत तरीका अपनाते हैं यूजर डेटा को लेने का, तो एक तरह से हम अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है। दूसरा, आपको पता है कि भारत अपने आप में एक आईटी सुपर पावर है, तो यहां पर भारत को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अलग अलग जो ऐप्स हैं, जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि पबजी जाने के बाद यहां पर वापस से भारत के अंदर खुद का एक इंडिजिनियस ऐप तैयार किया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से जो टिकटॉक है उसके जाने के बाद अलग अलग ऐप्स खुद भारत के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहां पर भारत को इससे फायदा होगा। दूसरा, यहां पर अब हमें पैसिव डिप्लोमेसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अक्सर क्या होता था कि यहां पर हम पैसिवली चीजों को मना करते थे, चाइना को वार्न करते थे, लेकिन इस तरह का जो स्टेप है वो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है कि चाइना जो जिस तरह की हरकत करता है बॉर्डर और बाकी जगह, वो अब यहां पर ना करें। तो डायरेक्ट एक तरह से अब हम कन्फ्रंटेशन मोड में आ चुके हैं। ये एक पूरी तरह से सिग्नल जाता है। फोर्थ पॉइंट यहां पर पॉजिटिव दोस्तों, आप उसको इस तरह से देख सकते हो कि चाइना का एक ड्रीम है डिजिटल सुपर पावर बनने का, लेकिन ये ड्रीम तब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक वो पूरी तरह से भारत का मार्केट नहीं ले लेता, और भारत का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यहां पर जो डिजिटल सुपर पावर बनने का ड्रीम है उसको एक तरह से डिस्ट्रक्ट करता है इस तरह के जो ऐप बैन है। तो ये भारत के लिए एक तरह से पॉजिटिव खबर हो सकती है। और लास्ट पॉजिटिव आप ये कह सकते हो कि जो डेटा प्राइवेसी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है बहुत सारे चाइनीज मोबाइल मार्केट के अंदर हैं और ऐसा बोला जाता है कि उसके थ्रू कई सारे डेटा लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो डेटा प्राइवेसी का मामला है उसको भारत दिखाता है कि हम इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और यहां पर अगर हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो चाइना को क्या लॉस हुआ है, तो एक एग्जांपल के तौर पर आप टिकटॉक का एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आपको याद होगा टिकटॉक को बैन किया गया था सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस समय जब कुछ समय के लिए बैन किया गया था तो टिकटॉक ने बताया था कि भारत के अंदर वो करीब $15 मिलियन जो है वो हर महीने लूज कर रहा है। और आपको याद हो तो टिकटॉक का जो यूजर बेस है भारत में लगातार बढ़ता जा रहा था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि इतना ज्यादा अमाउंट का लॉस होना भी एक तरह से चाइना के लिए अच्छी बात नहीं है। तो एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ अच्छी खबर है, इससे कुछ इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं। इशू क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो यह है कि ये जो ऐप्स वगैरह थे भारत के अंदर, इसमें बीच में खबर निकल के आई थी कई सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है यहाँ पर, क्योंकि कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था इन सभी ऐप्स के थ्रू। तो यहाँ पर भारत की अभी भी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं भारत को इधर कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको किसी ना किसी प्रकार से और धीरे धीरे करके कम किया जाए। जो आत्मनिर्भर भारत है और इस तरह के जो स्टेप्स हैं उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इशू ये होता है कि हम बात तो करते हैं कि भारत यहां पर डेटा प्राइवेसी को तवज्जो देता है, यहां पर इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन ये जो डेटा प्राइवेसी का इशू है, मामला है, वो सिर्फ चाइनीज ऐप तक सीमित नहीं है। अगर आप देखोगे और भी कई सारे ऐप्स हैं, अमेरिकन ऐप्स हैं, तो यहां पर हमें उसके ऊपर भी स्टेप लेना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर सामने निकल कर आएगा कि हम डेटा प्राइवेसी सिर्फ चाइनीज ऐप्स के मामले में लेते हैं और किसी ऐप के मामले में नहीं लेते। तो ये कुछ इश्यूज आप देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि भारत के द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंजेस इस तरह की योजना लाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐप्स को बनाने की कोशिश की जाए। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्या ऐप को बैन किया गया है, क्यों किया गया है, और यहाँ पर अभी तक क्या पॉजिटिव इफेक्ट और इश्यूज देखने को मिले हैं। और जाने से पहले यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। याद होगा मैंने वीडियो के बीच में इसका मेंशन किया था, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में। इसको I4C भी कहा जाता है। तो दो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से जाकर प्ले कर सकते हो स्टोरीज में। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, StudyIQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।